लास्ट हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? टेलीकॉम वाला ना। फिर सेक्शन 36 देखा था। अब बीच में जो सेक्शंस बचे हैं ना वो पहले खत्म करते हैं ताकि वो सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाए। ये सीरीज को कंप्लीट करो कम से कम। चलो पेज नंबर 87, सेक्शन 33A है। दिस इज रिलेटेड टू टी, कॉफी, रबर डेवलपमेंट अकाउंट और ये सब पॉइंट्स यहाँ पे बोले हुए हैं। अब क्या है एग्जैक्टली वो समझते हैं। इन शॉर्ट ये सेक्शन उन बिजनेसेस के लिए है जो इस फील्ड में इन्वॉल्व है, टी, कॉफी या रबर प्लांटेशन और उसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। इनको ऐसा बोला हुआ है कि आप अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा रिजर्व करो, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में उसको रिजर्व करके रखो और लिमिटेड ईयर्स के अंदर अंदर वो पैसा उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट करो। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेस जो है ना वो ग्रो करता रहे। अब नए नए लोग इस बिजनेस में आए उसकी श्योरिटी नहीं रहती, रीजन बीइंग कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा हैवी है। पहले वो टी गार्डन्स, इतनी बड़ी जमीन खरीदो, फिर फार्मर्स को अपॉइंट करो, उनसे गार्डनिंग करवाओ, फिर उसके बाद उसको वापस वो टी ग्रैन्यूल्स में, पाउडर में, पैकेजिंग में कन्वर्ट करो। तो थोड़ा हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो कंपनी जिसमें इन्वॉल्व हो रही है ना वही लोग एक्सपांशन करते रहे। तो उनसे एक्सपांशन इनडायरेक्टली करवाने का एक तरीका है टैक्स एग्जेम्पशन। तो बोला एक काम करो, जितना भी पूरे साल का प्रॉफिट कमाते हो उस प्रॉफिट पर टैक्स बचाना है। बोला हाँ सर टैक्स तो बचाना है। तो बोले प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में डालो, स्पेशल रिजर्व। बोले सर क्या करना है उस रिजर्व का? बोला अगले 3 साल के अंदर अंदर ये पैसा जो आपने रिजर्व में डाला है उसको इसी बिजनेस के एक्सपांशन के लिए यूज करना पड़ेगा। फेयर इनफ, कंपनीज को भी तो ग्रोथ करना ही होता है, तो कोई नुकसान तो है नहीं। अगर आपका प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो लोग री इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें कोई लॉस नहीं, आपका टैक्स सेविंग हो रहा है। तो कंपनीज इस सेक्शन का यूज करके डिडक्शन लेती है और फिर ये पैसा इसी बिजनेस में आगे री इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचाती है। ये होता है। अब कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे अकाउंट खुलवाना है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। रेफरेंस का जो सेक्शन है वो 33AB है जो यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। और डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा 40%। जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसका 40% अमाउंट आप अगर एक स्पेशल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हो तो आपको उतना डिडक्शन या अप टू दैट एक्सटेंट डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपने इससे कम इन्वेस्ट किया तो उतना डिडक्शन ले लेना, लेकिन 40% से ज़्यादा आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो हर साल आपके इस बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट का 40% पैसा आप रिजर्व कर सकते हो और वो 40% पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा ऑन अ कंडीशन के इन फ्यूचर आप यही पैसों को इसी बिजनेस के ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए री इन्वेस्ट करोगे। वैसा ये कंडीशन। तो दिस इज द मेन स्टोरी। अब ये बैंक अकाउंट कौन सा है, अलग से खुलवाना है या क्या है क्या नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स दे रखी होंगी। एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करके एक अथॉरिटी है, उसको नाबार्ड बोला जाता है शॉर्ट में। तो उसके साथ आपको अकाउंट ओपन करवाना है और उसमें ये पैसा इन्वेस्ट करना होगा, ये कंडीशन है। फिर बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन इस सेक्शन में आ रही है वो कवर कर लेते हैं। डिडक्शंस की बात मैंने की 40% वाली, उसके नीचे नोट दे रखा है। नोट में ऐसा बोला है कि अगर आप इस सेक्शन में डिडक्शन देते हो, आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट करनी पड़ेगी वो एडवांस में करनी पड़ेगी 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट। अपनी जो ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की ऑडिट वाली कंपनीज के लिए वो 31 अक्टूबर होती है। ऑडिट रिपोर्ट उसे 1 महीना जल्दी सबमिट करनी है, मतलब 30 सितंबर। तो आप डेट लिख के रख लो 30 सितंबर। बोलो कंडीशन में कोई डाउट आया समझ में? फिर आ गया 115 BAC। अगर 115 BAC में गए तो ये वाला डिडक्शन भूल जाओ। समझ आया? फिर बोला है इस अकाउंट में से आप पैसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये तो स्पेशल अकाउंट है ना, यूज करने के लिए, इस बिजनेस के लिए बनाया गया। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको अमाउंट विड्रॉ करना अलाउ किया जा सकता है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग इन द क्रेडिट ऑफ सच स्पेशल अकाउंट ऑफ द असेसी। द विड्रॉल मस्ट बी मेड आइदर फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन द स्कीम और इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस: क्लोजर ऑफ द बिजनेस, डेथ ऑफ द असेसी, पार्टीशन ऑफ द HUF, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो ये सब रीजंस हो सकते हैं स्पेसिफिक। अब इसके अंदर के थोड़े डिटेल वाले पॉइंट्स। सबसे पहले बोला है कॉन्सिक्वेंसेस इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट, विड्रॉल ऑफ एनी अमाउंट इन द इवेंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म
The whole of such amount shall be deemed to be profit and gain of the business or profession of the previous year and chargeable to tax as if the business had not closed or the firm had not dissolved. पीछे जो रीजन देखे थे ना 5 पॉइंट, उसी में से है। आपने क्या देखा, विड्रॉल के 5 स्पेसिफिक रीजन, क्लोजर ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ असेसी, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। उनमें से कौन से 2 पॉइंट्स टारगेट किए, क्लोजर ऑफ बिजनेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बोला अगर बिजनेस बंद कर दिया, फर्म डिसॉल्व कर दी और वो अकाउंट में पैसे पड़े हैं, वो आपने विड्रॉ कर लिए, तो अल्टीमेटली बिजनेस का एक्सपेंशन तो हुआ ही नहीं। गवर्नमेंट ने जिस कंडीशन पे आपको एग्जेम्पशन दिया था, कंडीशन कहाँ पूरी हुई, तो बोला ये पैसा अब टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज यूटिलाइज नहीं हो पाया। तो टैक्सेबिलिटी उस ईयर में आ जाएगी जिस ईयर में आप बिजनेस क्लोज करोगे या फर्म को डिसॉल्व करोगे। आया समझ में? तो ये कंडीशन है। Conversely, where any amount standing to the credit of the assessee in the special account or in the T deposit account is utilized by the assessee for the purpose of any expenditure in connection with such business, in accordance with the scheme, such expenditure shall not be allowed as a revenue deduction in computing the income chargeable under the head PGBP. ये इम्प्लाइड था, देखो उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, पहले तो हो क्या रहा है, वो ऐसा बोल रहे हैं, ऊपर वाला पॉइंट छोड़ दो, वो अलग पॉइंट। इसमें ऐसा बोला हुआ है कि जो भी पैसा आपने ये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया था, वो पैसा अगर आप फ्यूचर में इसी बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूटिलाइज करते हो, तो क्या आपको उस एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है। मिलना चाहिए, बट आपको ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुका है। बात समझ आई? जब आपने पिछले साल अपने प्रॉफिट में से 40% पैसा अलग करके अकाउंट में डाला था, तो 40% पे डिडक्शन क्लेम किया था कि नहीं किया था? टैक्स बचाया था कि नहीं बचाया था? तो ये पैसा ऑलरेडी टैक्स फ्री हो चुका है, इस पे आप डिडक्शन ले चुके हो। अब ये पैसा खर्च कर रहे हो इसी बिजनेस के लिए, तो फिर से इसको पीएनएल में डाल के फिर से इस पे टैक्स बचाओगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही अमाउंट पे 2 बार डिडक्शन मिला। पिछले साल में जब सेट असाइड किया तब डिडक्शन लिया, अब इस अमाउंट को यूटिलाइज कर रहे हो, फिर से डिडक्शन ले रहे हो। तो डिपार्टमेंट रूल है, डबल डिडक्शन थोड़ी ना देंगे, एक ही बार देंगे। अगर पिछले साल आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल गया था इन पैसों पे, तो इन पैसों को यूज करते टाइम फिर से इसको पीएनएल में कैसे डेबिट कर सकते हैं? मतलब फिर से इस साल भी उस खर्चे पे 30% टैक्स बचा लोगे, डबल नहीं हो गया। बात समझ आ रही? तो दोनों में से कोई एक जगह डिडक्शन मिलता है। जो पैसा आपका टैक्सेबल प्रॉफिट्स है या टैक्स प्रॉफिट्स है, उनमें से आप कुछ यूटिलाइज कर रहे हो या आपकी इनकम में से यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप डिडक्शन लेते हो, समझ आता है। लेकिन जो पैसा आपने ऑलरेडी प्रोविजन में डाल दिया था, जिसपे हमने आपको डिडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, अब वो पैसा सिर्फ खर्च करना बाकी था। आप ऐसे समझ लो, डिपार्टमेंट ने आपको एडवांस में डिडक्शन दे दिया था कि भाई काम करो, 100 रुपए कमाया है, मतलब प्रॉफिट, 40 रुपए साइड पे रख दो, गारंटी दो कि अगले साल इसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे, खर्चा आज ही क्लेम कर लो। हाँ सर पक्का, अगले साल इन्वेस्ट कर देंगे, इस साल डिडक्शन दे दो। तो डिपार्टमेंट ने आपको ऑलरेडी उन पैसों पे डिडक्शन दे दिया था, आपसे टैक्स नहीं लिया था। अब आप उन पैसे को जब इन्वेस्ट कर रहे हो या खर्च कर रहे हो, तो वापस से डिडक्शन क्यों देंगे? ऑलरेडी लास्ट टाइम डिडक्शन दे तो दिया था। बात समझ आ रही? तो एक अमाउंट पे 2 बार डिडक्शन नहीं मिलता। इस वजह से ये जो 40% पैसा आपने सेट असाइड किया था, जिस पे आप टैक्स बचा चुके हो, वो पैसा जब खर्च करोगे एक्चुअल में, तो उसके ऊपर फिर से डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, उस सेंस में बोला हुआ ये पॉइंट, इसलिए कन्वर्सली करके लिखा है। ऊपर वाले पॉइंट से अलग है। विड्रॉल का मतलब क्या है? निकाल के घर लेके जा रहे हो। बोले सर मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया, अब काहे का इन्वेस्टमेंट? पर बोले अपनी बात हुई थी, हमने आपको डिडक्शन उस कंडीशन पे दिया था कि आप बाद में बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। आप तो उल्टा काम कर रहे हो। इन्वेस्ट ना करना तो अलग चीज है, तो बिजनेस बंद करके जा रहे हो। तो फिर ये जो डिडक्शन मिला था उस प्रॉमिस पे कि आप इसको आगे इन्वेस्ट करोगे, प्रॉमिस तो पूरा ही नहीं हुआ ना। डिडक्शन रिवर्स करो, टैक्स पे करो, तो वो अलग पॉइंट था, ये इसका रिवर्स पॉइंट। ठीक है, अब बात समझ आ रही? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट भी सेम ही बोल रहे हैं। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एनी अमाउंट रिलीज बाय द नेशनल बैंक फॉर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द असेसी फॉर पर्पस ऑफ अ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम रेंडर्स होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट नॉट यूटिलाइज्ड डीम्ड एज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। इन शॉर्ट, बैंक ने आपको पैसा दिया कि लो भाई टी बिजनेस में री इन्वेस्ट करो, आपने पैसा कहीं और यूज कर लिया, तो अब क्या होगा? वो डीम्ड टू बी टैक्सेबल। ठीक है, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए। एक्सेप्शन में है बाकी के 3 पॉइंट्स जो अपन ने पीछे 5 पढ़े ना, 2 तो ऊपर टैक्सेबल हो गए। डेथ ऑफ द असेसी, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, ये तीनों पॉइंट्स में ऐसा बोला है कि अगर विड्रॉवल होता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। असेसी की डेथ हो गई, उसको बोले यार ऐसे कैसे मर गया? इन्वेस्टमेंट करके मरता। अरे सर सॉरी, अगले जन्म में ध्यान रखूंगा। ठीक है, ये पैसे अकाउंट में रहने दो, मैं अगले जन्म में आऊंगा, जूनियर केजी से 12th तक पूरा कंप्लीट करके फिर आपसे बात करूंगा, तब तक संभाल के रखना। ऐसे तो होगा नहीं, क्या कर सकते हैं? एचयूएफ का पार्टीशन और कंपनी का लिक्विडेशन है तो उसमें भी अलाउ किया है, जबकि ऊपर बिजनेस क्लोजर और फर्म डिसोल्यूशन में अलाउ नहीं किया था, वहाँ टैक्सेबल कर दिया। अब ये भेदभाव इन्होंने क्यों किया वो नहीं पता। जब फर्म को डिसॉल्व करने पे टैक्स लगा दिया तो एचयूएफ को क्यों छोड़ दिया, कंपनी को क्यों छोड़ दिया? उनके रीजन हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो अपने आप लॉजिक नहीं लगा पाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, इन केस वेयर द असेट अक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। अच्छा, ये आगे की स्टोरी। आपको क्या बोला था कि बैंक अकाउंट में जो पैसा साइड पे रखा है उसको इसी बिजनेस के एक्सपांशन के लिए यूज करना पड़ेगा। आपने यूज कर लिया, मशीन्स खरीद ली, असेट खरीद ली, एक्सपांशन हो गया, पर फिर उसके बाद भी एक कंडीशन है, जो असेट्स आपने इन पैसों से खरीदी है उसको लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपांशन की उम्मीद में आपको टैक्स का डिडक्शन दे रही है कि आप ये बिजनेस बढ़ाओगे और चलाओगे, फिर आपने दिखाने के लिए मशीन खरीद ली, अगले साल मशीन बेच दी, तो फिर फ्रॉड नहीं हो गया। तो यहाँ पे बोला है कि 8 साल तक वो मशीन्स उस बिजनेस के लिए यूज होती रहनी चाहिए जो आपने वो प्रोविजन के पैसों से खरीदी थी। ऐसा सेम पॉइंट 8 साल वाला हमने 35 AD में देखा था, अगर आपको याद है, सेमी कंडक्टर बिजनेस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, एग्जैक्टली वही पॉइंट है, 8 साल वाला सेम कंडीशन है। 35 AD में भी यही था, 8 साल से पहले अगर आपने बेच के पैसा रिकवर कर लिया तो फिर से टैक्सेबिलिटी आ जाएगी आपके ऊपर, ये कंडीशन है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस हैं जहां पे ये 8 साल वाली कंडीशन आपको परेशान नहीं करेगी। एक तो बोल दिया कि असेट इज ट्रांसफर्ड बाय द असेसी टू द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सरकार ने ही असेट आपसे ले ली या कंपनी टेक ओवर कर ली, अब सरकार किसको ब्लेम करेगी? ठीक है, तो वहां पे फिर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। दूसरा बोला है कि असेट ट्रांसफर हुई है लेकिन उसमें ना सक्सेशन ऑफ अ फर्म या टेक ओवर ऑफ अ कंपनी हुआ है, मालिक बदल गया है, कंपनी चलती रहेगी तो एक बार चलेगा। ये सब थोड़ा सा अलाउड कर दिया, लॉजिकल है। बोलो, बात क्लियर है? चलिए, तो ये आपका पॉइंट कवर हुआ। और लास्ट में देखो ये टेबल है, वो टेबल वही है जो अपन ने एग्रीकल्चर इनकम में देखा था, पार्शियल बिजनेस इनकम, पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम, उस पर बात हो चुकी, नया कुछ नहीं। बोलो 33 AB समझ आया? अब इसका कॉपी पेस्ट सेक्शन है 33 AB A। मैं इसे मीनिंग समझा देता हूँ, आप लैंग्वेज अभी पढ़ के एक बार कंप्लीट ही कर लो उसको। साइट रिस्टोरेशन फंड, ये बिजनेस कौन सा है? एक्सट्रैक्शन का बिजनेस है, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, ये सब एक्सट्रैक्शन का जो बिजनेस होता है ना, उनकी बात हो रही है, नेचुरल गैस, ये सब चीजें अभी एकदम ट्रेंडिंग है। ठीक है, अब ये जो साइट रिस्टोरेशन वाला काम है, इसमें अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हो, नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन करते हो, तो जमीन को ड्रिल करना पड़ता है, तो ड्रिलिंग में पूरी सुरंग बनानी पड़ती है। ठीक है, वैसा है, माइंस बनानी पड़ती है, तो उसमें काफी खर्चा भी होता है और कहीं ना कहीं वो जगह डैमेज भी होती है, क्योंकि फिर अर्थ का एक हिस्सा आपने ड्रिल करके सब पेट्रोलियम, ऑयल, गैस सब निकाल लिया, फिर क्या करोगे? उसको खुला छोड़ दोगे, माइन को खुला छोड़ दोगे, फिर कोई गिर गया तो उसमें रिस्क है ना। तो माइन को बंद तो करना भी डेंजरस हो सकती है, माइन तो एकदम अंदर तक होती है, डीप होती है, चल के जा सकते हो अंदर, लेकिन फिर कोई अंदर गया, बाहर नहीं आ पाया, किसी को चोट लग गई, कोई मर गया, तो रिस्क है। तो इसके लिए भी पैसा बहुत लगता है जब माइन को बंद करना होता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला कि एक काम करो, अगर आप इस बिजनेस में हो तो आप है ना हर साल अपने प्रॉफिट्स में से प्रोविजनिंग करना शुरू कर दो। साइट रिस्टोरेशन नाम ही वैसा है, साइट को रिस्टोर करना मतलब वैसी कंडीशन में वापस लेके आना जैसे ओरिजिनली थी। तो आपने ड्रिलिंग विलिंग कर लिया ना पूरा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस जगह से पेट्रोल, गैस, कोल निकलना बंद हो जाएगा, उस जगह को भरने में जो खर्चा होगा तब कहाँ से लाओगे? तो बोला हर साल अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आप एक रिजर्व में, एक अकाउंट में डेवलप करके उसको ट्रांसफर करते जाओ, वो फंड इकट्ठा होने दो। जब वो माइन खत्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो उसको रिफिल करने के लिए, उसको भरने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो आप ये रिजर्व में से यूज कर सकते हैं। तो आपको पहले से हम प्रोविजनिंग करवा रहे हैं ताकि लास्ट में आप ये नहीं बोलो कि अब इतना पैसा हमारे पास है नहीं और हम माइन को ऐसे ही खुला छोड़ के जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, दैट इज 33 AB। अब सेक्शन का फॉर्मेट सिमिलर है, जैसे वहां पे 40% डिडक्शन मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा है 20%। वहां पे वो नाबार्ड वाला बैंक अकाउंट था, यहाँ पे SBI के साथ आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो सिमिलर स्कीम है। ठीक है, ये बेसिक स्टोरी है, बाकी अंदर के पॉइंट्स में बहुत सारी सिमिलैरिटी मिलेगी। अभी 2 मिनट लेके आप थियरी एक बार पढ़ लो, बाकी कुछ। वो नेशनल बैंक करके ना थोड़ा शॉर्ट में लिखा था, एग्जैक्टली नहीं लिखा है। वो सेकंड पॉइंट में था एनी अमाउंट डिपॉजिटेड विद द नेशनल बैंक, वो नेशनल बैंक वही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ लिख दो साइड पे, शॉर्ट में लिख दो, आपको ध्यान रहेगा। और 33 AB ये पूरा अभी पढ़ो, 2-5 मिनट लो, उसको रीड करो, लैंग्वेज के डाउट्स पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। दोनों शॉर्ट नोट्स हैं, कोई एक आ गई थियरी में तो पॉसिबल है।
कुछ डाउट? सेक्शन कौन सा था? हम्म सबसे पहले नोट का थर्ड पॉइंट ऊपर से, थर्ड का थर्ड पॉइंट कौन सा होगा? उसके अंदर जो, अच्छा, where any amount standing to the credit of the assessee in the special account is withdrawn on closure of the accounting of the account during any previous year by the assessee, the amount so withdrawn as reduced by the amount, if any, payable to the central government by way of profit or production share as provided in the agreement referred to in section 42 shall be deemed to be PGBP income। इसमें ऐसा बोला कि अगर आपने अकाउंट क्लोज करवा दिया, मतलब वही है बिजनेस बंद कर दिया, तो विड्रॉल के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके साथ कोई कंडीशन रखी हो कि भाई देखो, आप अगर बीच में बंद कर दोगे और ये साइट रिस्टोर नहीं करोगे तो हमें करनी पड़ेगी, तो इसका पैसा कौन देगा? तो भाई जो भी रिजर्व में पैसा पड़ा है, आपने अगर अकाउंट ही क्लोज कर दिया तो विड्रॉल के टाइम पे ना हम पहले कुछ पैसे काट लेंगे, उन पैसों में से रिस्टोरेशन का काम हम करेंगे, बाकी के पैसे भले आप ले जाना अगर कुछ सरप्लस है उसमें। तो एग्जैक्ट रुपी टू रुपी तो होगा नहीं ना, बात समझो। आपने प्रॉफिट के नाम पे लमसम 20-20% हर साल अक्यूमुलेट किया, आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, मान लो ऐसा। अब साइट रिस्टोर करने के लिए कितने चाहिए? 6 करोड़। आप बोल रहे हो हम अकाउंट बंद कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, सरकार बोली कि पैसा विड्रॉ करना है कर लो, लेकिन वो 10 करोड़ में से ना 6 करोड़ हमें दे दो ताकि हम वो काम कर सके। तो बाकी कितने आपके हाथ में है? 4 करोड़। तो 4 करोड़ पर टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? बस ये बात बोली है यहाँ, सिंपल हिसाब समझ आए। जितना पैसा आप विड्रॉ करके लेके जा रहे हो अल्टीमेटली, जो आप इस पर्पज के लिए यूज ही नहीं करने वाले, वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो पिछले सेक्शन में भी तो बोला था, विड्रॉल ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस फुल्ली टैक्सेबल। बट वहां पे क्या था, वो बिजनेस क्लोज करते टाइम ना क्लोजर पे कोई खर्चा नहीं लग रहा था, यहाँ पे साइट रिस्टोरेशन का खर्चा लगेगा। तो सरकार ने यहाँ पे आपके साथ कोई अग्रीमेंट किया हुआ ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अकाउंट बंद कर दिया, पैसा नहीं दिया या पैसा यूज नहीं किया इसमें, तो हम उसमें से वो पैसा साइट पे रखवा लेंगे जो रिस्टोरेशन के लिए चाहिए, मतलब फंड तो चाहिए। अब उसमें कुछ सरप्लस बचा है तो आप ले जाना, पर जैसे ही आप लेके जाओगे ना उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, वैसा। ठीक है, कंडीशन क्लियर हो रही? और कौन सा पॉइंट है? ओवरराइडिंग कंडीशन वाला। The deduction under this provision cannot be claimed in relation to amounts utilized for the purpose of any machinery or plant to be installed in any office। हाँ वो ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ये जो आप डिडक्शन ले रहे हो ना प्रोविजन को यूज करने का, वो प्रोविजन को अगर आप यूज करते हो तो आप ऑफिस में कोई अप्लायंस लगाने का कॉस्ट थोड़ी क्लेम कर सकते हो। साइट रिस्टोरेशन का जो खर्चा है वो साइट के लिए होना चाहिए। अभी जिसने माइन का बिजनेस शुरू किया उसने कोई ऑफिस भी तो बनाई होगी, ऐसा थोड़ी ना है कि वो माइन के बाहर ही बैठता होगा कुर्सी लगा के, कंपनी की ऑफिस भी तो होगी। अब उसने क्या किया, वो जो खर्चा सेट असाइड किया था ना, उसमें से ऑफिस में एसी लगवा लिया, टीवी लगवा लिया, इंटीरियर करा दिया, वो थोड़ी ना यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स माना जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स तो वो माना जाएगा जिस पर्पस के लिए वो पैसा साइट पे रखवाया था, दैट पर्पस फॉर साइट रिस्टोरेशन। तो बोला कि उसके लिए यूज करोगे तो ही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, वैसे। ठीक है, और कोई पॉइंट क्लियर? चलिए, तो ये सेक्शन 33 ए बी और ए बी ए एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ आपका। क्योंकि सेक्शन अब इतना डिटेल में दिया हुआ है, पहले थोड़ा शॉर्ट में रहता था, अब डिटेल में है तो पूरा थियरी क्वेश्चन एक एक सेक्शन एक शॉर्ट नोट के बराबर है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब लाइन में जो सेक्शन अपना पेंडिंग था, एक और बड़ा सेक्शन है 35D, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। पेज 97 का है।
चलो 35D अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, काफी प्रैक्टिकल और रेलेवेंट और इजी सेक्शन है, खाली कंडीशंस है जो इफ एंड देन के हिसाब से आपको याद रखनी पड़ेगी। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करें तो ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस सेटअप करते टाइम या कंपनी सेटअप करते टाइम किसी भी एंटिटी के ऊपर आ सकते हैं। मेमोरेंडम ड्राफ्ट करवाना, स्टैम्प ड्यूटी पे करना, डिबेंचर इशू किया है तो उसका जो लीगल खर्चा है, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट का खर्चा, कंपनी शुरू करते टाइम जो भी स्टार्टिंग में प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंटेशन और लीगल एक्सपेंस होता है उसकी बात हो रही है, वो खर्चा आप राइट ऑफ कर सकते हो। मतलब एक साथ पीएनएल में मत क्लेम करो, आप उसको 1/5 करके अगले 5 साल में इक्वली राइट ऑफ कर सकते हो। अब ये खर्चा कितना क्लेम करने को मिलेगा उसका एक मैक्सिमम कैप है, कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%, ऐसी एक एलिजिबिलिटी की लिमिट है। तो जितना खर्चा आपको एलिजिबल होगा टू बी क्लेम्ड उसको 1/5 में डिवाइड करके आप हर साल क्लेम कर सकते हो। मैं नंबर्स के साथ समझाता हूँ, ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब ये खर्चा किसको क्लेम करने को मिलेगा, कितना क्लेम करने को मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के तौर पे दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लो कि एलिजिबल असेसीज यहाँ पे कौन है। एलिजिबल असेसी 2 पार्ट में बांटा हुआ है, एक है आपकी इंडियन कंपनी और दूसरा है अदर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स, मतलब कंपनी और अदरवाइज दोनों हो सकता है। सिंपल इतना ध्यान रखना है, जिनको ये खर्चा क्लेम करने को मिलता है। ये खर्चा 2 स्टेप पे होता है, 2 स्टेजेस पे होता है। अगर कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहा है जीरो से, तो जो खर्चा हो रहा है वो भी इस सेक्शन में कवर होता है। कितनी बार कंपनी इस बिजनेस का एक्सपांशन कर रही है, तो एक्सपांशन में भी तो एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे, वो भी यहाँ पे क्लेम करने को मिलते हैं। तो 2 चीजें कवर होती है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे वही बात बोली, थियरी में समझाई गई है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबल डिडक्शन कितना और कैसे मिलेगा, तो जितना भी अमाउंट क्वालिफाई करेगा फॉर डिडक्शन वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम करने को मिलेगा 5 असेसमेंट ईयर्स में। कौन कौन से एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में कवर होते हैं, व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अगर मीनिंग जानना है तो ये नीचे 5-6 पॉइंट जो लिखे हैं ना वो उसका मीनिंग है। ये सब आप जानते हो, कंपनी लॉ में कहीं ना कहीं पढ़ा है, देख लो 6 के 6 पॉइंट्स अभी एक बार गो थ्रू कर लो, मेन पॉइंट्स पकड़ लो। क्या है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना, किस बिजनेस में खर्चा करे या नहीं करे, वो पॉइंट हो गया। दूसरा, मार्केट सर्वे करवाने में भी कंपनीज का खर्चा होता है कि ये जो प्रोडक्ट हम बनाने का सोच रहे हैं इसकी डिमांड कितनी है, उस पर एक्सपेंस होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज, कंसल्टेशन सर्विसेज, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनवाने का खर्चा, प्रिंटिंग का एक्सपेंस, आरओसी की फीस, ठीक है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन लेके आ रहे हो आईपीओ या कुछ, उसका खर्चा, प्रोस्पेक्टस का खर्चा, और भी कोई ऐसे एक्सपेंसेस हो जो इसके साथ रिलेटेड हो तो आप क्लेम कर सकते हो वैसा है। तो ये है आपके स्पेसिफिक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अमाउंट जो क्वालिफाई होगा फॉर डिडक्शन, कितना क्वालिफाई होगा वो समझना है। डिपेंड करता है कि आप कंपनी असेसी हो या अदरवाइज। अगर आप कंपनी असेसी हो तो 2 लिमिट्स देखी जाती, अगर आप इंडिविजुअल असेसी हो तो सिंगल कंडीशन है। इंडिविजुअल असेसी या अदर देन इंडियन कंपनी के लिए क्राइटेरिया है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%। आपकी जो पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, जो बिजनेस आप सेटअप कर रहे हो उसका जो टोटल कॉस्ट है उसका 5%, इतना खर्चा आप क्लेम कर सकते हो एज ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। और अगर आप कंपनी असेसी हो, इंडियन कंपनी, तो 2 चीजें देखी जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज हायर, उसका 5%। रेशियो सेम ही है, 5% ही है, एक के बदले 2 फैक्टर्स है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में और कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, वो इम्प्लाइड सी बात है। हाँ, वो नेक्स्ट पेज पे गिनवाया उन्होंने, आपको समझाया, कैलकुलेशन बताया, क्योंकि फिर वो अगर सम में आया तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो बताया हुआ है, देख लो। ऊपर का खर्चा नहीं मिलेगा, 5% की लिमिट है, आपका खर्चा 6% हुआ है तो 1% भूल जाओ, वो क्लेम करने को नहीं मिलेगा वैसे। वो मैं भी कैलकुलेशन बताता हूँ, उसमें आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है वो आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाया, व्हाट इज एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, रेलवे साइडिंग्स, including expenditure on development of land and building shown in the books of accounts as on the last day of accounting year in which the business of the assessee actually commences। तो ये सब खर्चे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में आते हैं, मेनली फिक्स एसेट्स पे जो खर्चा होता है वो ऐसा। फिर बिजनेस शुरू होने के बाद जो खर्चे होते हैं वो भी समझाए हुए हैं, ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गए, उसमें बताया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, तो सेम पॉइंट है, कोई फर्क नहीं है, वो एक्सपेंशन से रिलेटेड होगा वैसा है। अच्छा, इसमें इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कुछ हाईलाइट नहीं किया, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नहीं हाईलाइट किया तो फिर वही एसेट माइनस लायबिलिटी कर लो, या फिर आप इधर से गिन लो शेयर होल्डर की कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके जो फंड्स होते हैं वो सारे, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा।
चलिए, ऑडिट रिपोर्ट वाला पॉइंट सेम है जो पहले भी देख रहे थे अपन, टी कॉफी रबर वाले में। अब कैलकुलेशन वाला जो वो इग्नोर्ड वाला पॉइंट जो आपने पूछा, वो एग्जैक्टली क्या है वो समझ लो कैसे वर्क करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मान लेते हैं 100 करोड़, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्चुअल जो आपका खर्चा हुआ है लेट इट बी 7.25 करोड़। अब बात यह है कि क्वालिफाई कितना करेगा, तो भाई जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसका 5%, तो जो अमाउंट क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो होगा 5 करोड़। तो जो डिफरेंस है 2.25 CR, ये क्लेम करने को मिलेगा, इसको भूल जाओ, शैल बी इग्नोर्ड। 5 करोड़ आप क्लेम कर सकते हैं, 5 करोड़ पूरा एक साथ क्लेम करने को मिल जाएगा एक ही साल में, 5 इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये डिवाइड होगा इनटू 5 इंस्टॉलमेंट्स, एक साल का 1 करोड़। अब बताए एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो कंफ्यूजन कहाँ होता है। एक क्वेश्चन पूछा है हाउ मच टोटल डिडक्शन विल बी अवेलेबल अंडर सेक्शन 35D, आंसर इज 5 करोड़। फिर बोला होगा हाउ मच डिडक्शन विल बी अवेलेबल अंडर 35D फॉर AY 26-27, एक साल का तो 1 करोड़ ही मिलेगा ना। टोटल डिडक्शन कितना एलिजिबल होगा 5 करोड़, बट एक AY में कितना मिलेगा 1 करोड़। क्या पूछा है उसके हिसाब से आपका कंक्लूजन आना चाहिए। फिर आपने इतना निकाल के छोड़ दिया कि यहाँ तक पूरा गिन के आ गए, बट कंक्लूड नहीं किया कि उन्होंने जो मांगा है उसका आंसर क्या है, 5 करोड़ है कि 1 करोड़ है, तो 1 मार्क आपका अननेसेसरी माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, एनुअल डिडक्शन कितना मिलेगा फॉर एन AY वो पूछा है, या टोटल डिडक्शन कितना क्वालिफाई करेगा एज पर 35D वो पूछा है। तो दोनों में से कोई एक आंसर आपको फाइनल कंक्लूजन में लिखना होगा। वैसा क्या हुआ? नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसमें भी थियरी क्वेश्चंस रहेंगे, हाँ रहेंगे। प्रैक्टिकल ज्यादा होगा नो डाउट, लेकिन थियरी CAFM था ना, वैसे ही रेशियो है, 30-40% थियरी इसमें भी होगी पूरे पेपर में। GST में भी आएगी, कस्टम में भी आएगी और DT में भी आएगी। वैसा ये नोट कर लो, दिस इज कैलकुलेशन। अब मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक एग्जाम्पल ले लिया, तो ये नॉन कॉर्पोरेट असेसी हो गया, अदर देन इंडियन कंपनी वाला हो गया। इंडियन कंपनी होती तो फिर आपको साथ में वो कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया होता, दोनों में से विच एवर इज हायर लेना पड़ता, वैसा रहता, बट यहाँ पे वो एग्जाम्पल नहीं दिया। नोट कर लो एक बार इसको। अमाउंट क्वालिफाइड एज पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कोई क्वेरी समझ आए? अब इसमें अगर इंडियन कंपनी हो और वो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट यूज करना है तो भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेटा बना लेते हैं 100 CR, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 110 CR, और जो एक्चुअल एक्सपेंस है आपका वो अज्यूम कर लेते हैं 4 CR। ये डेटा है, रूल आपके सामने है, अप्लाई करके आप देख क्या होना चाहिए। छोटे सम्स प्रैक्टिकल बनते हैं इस पे, पूरा पेपर तो टफ होने नहीं वाला है,
इजी प्रोविजंस भी मिलेंगी, बस अपने को ऐसा थोड़ा प्रेशर में नहीं आना होता, कुछ नहीं। आया कुछ? दोनों में से विच एवर इज हायर, ये सिलेक्ट होगा, इस पे लगा दो 5%, 5.5 करोड़। ये अमाउंट जो है क्वालिफाई करेगा, एलिजिबल है। आपका एक्चुअल एक्सपेंस कितना है? 4 करोड़। तो दोनों में से कौन सा क्लेम करोगे? 4 करोड़ या 5.5? वो तो कर दिया ना, विच एवर इज हायर, तो इसमें लगाना था। दिस इज द क्वालिफाइंग लिमिट। अगर आपका खर्चा इससे ज्यादा हुआ है तो मैक्सिमम इतना ही मिलेगा, लेकिन खर्चा इससे कम हुआ है तो जितना किया है उतना ही मिलेगा ना, वैसा है। तो ये 4 करोड़ जो है ना, ये डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो टोटल। इसको क्लेम करना है तो 5 इयर्स में डिवाइड कर दो, ठीक है? समझ आ गया? ये पॉइंट है बस। 35D का एग्जीक्यूशन आपको समझ आ गया, इतना ही पॉइंट है इसमें। सेक्शन 36 हमने डिस्कस कर लिया था, 37 हो गया था, एग्जाम्पल्स हो गए थे, रॉबरी डेकोइटी वाला हो गया था। सेक्शन 40 से अपना टॉपिक बाकी है, ठीक। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, जो ऑर्डर है उसी में चलते हैं। बोलो बोलो, तुम बोल दो उसके बिहाफ पे। हाँ हाँ, वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बना के दे दूंगा मैं, शेड्यूल चलेगा। तो अभी संडे वाली जो टेस्ट है वो तो दे ही दो, मैराथन वाली। आगे कैसे वो अपने कर लेते हैं, तो मैं भेज दूंगा पूरा, चलेगा, वो तो हो जाएगा। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, वो तो शेड्यूल तो बना देंगे। जो आपका मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट, वो मई के सेकेंड वीक में सोचा हुआ है मैंने, 10 से 15 के बीच में, वो टारगेट तो है ही। उसके पहले का जो टाइम है उसमें जो टेस्ट सीरीज आपकी रखनी है वो अभी अप्रैल का अपने प्लानिंग कर लेते हैं कि अप्रैल से मई तक जो 35-40 डेज है, उसमें आपकी कौन कौन सी टेस्ट बाकी जो आपको देनी है। जीएसटी वाली जो है वो टेस्ट आएगी, जीएसटी की अपनी पार्ट टेस्ट हुई नहीं है, तो जीएसटी में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, तो 2 पेपर हो जाएंगे, तो आधा आधा एट ए टाइम आएगा। तो वो 2 टेस्ट तो आपकी आने वाली है। जो मैराथन हुई है उसकी टेस्ट आप दे ही रहे हो। अब मैराथन में आपकी 2 मैराथन हो गई है ना, दोनों की, CMSL CIPL वाली। तो जो रिमेनिंग है, आई थिंक अब एक मैराथन और बचेगी, जो लास्ट पार्ट चल रहा है वो। ऐसा जब उसमें डिपेंड करता है, मैराथन की रिक्वायरमेंट होगी, एक मैराथन रखना है तो वो रख लेंगे, तो वो रखते ही फिर उसकी भी टेस्ट आ जाएगी। तो आपके पास एवरी वीक एक टेस्ट का टारगेट तो है, जिसमें 2 GST, एक ECIPL, एक CMSL, और अभी एक ये वाली वीकेंड में देने वाले हो। तो 5 टेस्ट तो आपकी हो ही गई। फिर उसके बाद DT वाला पार्ट आ जाएगा, तो उसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे। या DT में चैप्टर्स ज्यादा डिवाइड करने हो तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्विक रख देंगे, चैप्टर्स कम रख देंगे। तो आप मतलब 3-3, 4-4 चैप्टर, 5-5 चैप्टर दे दो एक साथ, और नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा देंगे, तो बर्डन कम आएगा। तो DT वाला पक्का हो जाएगा। और कस्टम लॉ है, वो छोटा टॉपिक है, उसके लिए एक टेस्ट देनी है तो बहुत है। 10 मार्क का टॉपिक आता है कस्टम्स, वो GST के बेसिस पे ही है, तो हाँ तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें थियरी जो है GST जैसी है। एक थियरी क्वेश्चन आता है, एक सम आता है, वैसे करके हो जाएगा। वो इतना इशू नहीं आएगा, कस्टम पढ़ के देख लेना, आपको लगे तो एक टेस्ट उसकी भी दे देना, ऐसा कुछ कंटेंट का उतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सम कौन सा आता है, वो 1-2 चैप्टर फिक्स है, उसमें से आता है। वैल्यूएशन का एक सम पूछते हैं मोस्टली, पिछले 3-4 पेपर से वही पूछ रहे हैं। तो वैल्यूएशन का वो एक सम आता है, और ज्यादा सम्स की वेराइटी है भी नहीं,
थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। थियरी कुछ भी आ सकती है, थियरी में फिर एक आध क्वेश्चन आएगा, वैसे तो बहुत स्टेक ज्यादा नहीं है। प्रैक्टिकल में 5 मार्क कवर हो रहे, एक थियरी आती है, 5 मार्क का ही जो रिस्क है, पूरी बुक में से कुछ भी आ सकता है वैसे, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए अराउंड आपकी आराम से 5-6 टेस्ट तो अभी मिनिमम हो ही जाएगी। CMSL, ECIPL, GST की 2-4, BT की आपको 3 में डिवाइड करनी, 4 में करनी, उस हिसाब से तो आराम से इतनी टेस्ट है। तो बिफोर मॉक टेस्ट अपने पास अराउंड अभी 40 दिन है समझो, तो आप हर 4-5 दिन में भी टेस्ट दोगे तो 8 से 10 टेस्ट तो आपकी आराम से कवर हो सकती है वैसे। तो DT वाले में अपन गैप कम कर देंगे, बाकी ये पार्ट टेस्ट वाले में वही हफ्ते का गैप रखेंगे। तो एवरी 5 डेज का एवरेज लेके आप एक टेस्ट देते जाओ, एवरी सैटरडे दे दो, एवरी फ्राइडे, एवरी संडे दे दो, तो भी कवर अप हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं। बस पढ़ाई करते रहना जरूरी है, जो भी अपकमिंग है। तो अभी ये संडे के लिए टेस्ट का आपका टारगेट है, आगे के वीक्स का मैं एक प्रॉपर शेड्यूल बना के आपको दे दूंगा, वो हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं। चैप्टर वाइज मत जाओ, उसमें 100 के अराउंड पेजेस हैं, 100-110 कुछ पेज है वैसा है। वो सब ऐसे GST जैसे कोई चैप्टर 1 पेज का है, कोई 2 पैराग्राफ का है, मतलब ऐसे टॉपिक्स को वैसे डिवाइड किया है। चैप्टर वाइज जाओगे तो 10-12 चैप्टर जैसे होंगे, बट ओवरऑल पेजेस देखोगे तो 100 पेजेस है। उसमें भी एक बड़ा चैप्टर जो वैल्यूएशन का है, GST वैल्यूएशन रूल्स थे, कस्टम वैल्यूएशन रूल है, 15-20-30 पेज का चैप्टर तो वही है सम्स के साथ, क्योंकि इलस्ट्रेशन ही रखे हुए इतने सारे। तो जो बाकी थियरी कंटेंट है वो 60 पेजेस के ऐसा कुछ है, और काफी सिंपल है। उसमें वर्ड टू वर्ड लर्निंग कुछ नहीं, स्टोरी सुन लेना, पूरा आपको सुना दूंगा कस्टम, आराम से सुन लो। थियरी में एक क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है उसमें 5 मार्क्स का। तो जितना कंटेंट है और जितना वेटेज है, वो थोड़ा सा कोरिलेशन ठीक नहीं है, बट सम्स का पता है कि एक ही चैप्टर है सम्स का, उसमें से आने वाला है, तो वो 5 मार्क तो आप पक्के करके जा ही सकते हो, क्योंकि अपन कंसेप्ट तो पूरा ही पढ़ेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा वैसे, इसलिए हो जाए। चलेगा ना, सेक्शन नंबर मत लिखो, बट एज पर द CGST एक्ट या एज पर द IGST एक्ट जो भी है वो कोट करके आप लिख सकते हो। वही सेक्शन जैसे कंपनी लोगों होता था, आधा 1 मार्क कटेगा, बाकी मार्क्स तो मिलेंगे, तो थियरी उसमें से कवर हो सकती है, उसका इशू नहीं आएगा। चलो देखते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉक है आपका वो है सेक्शन नंबर 40। ये थोड़ा बेसिक लेवल पे ही पढ़ना है, बहुत ऐसे अंदर जाके लर्न नहीं करना उसको, वैसा सेक्शन है, बेसिक स्टोरी समझ लो, क्योंकि इतना कंटेंट है ना, हर चीज को आप एकदम वर्ड टू वर्ड रटने नहीं बैठ सकते हो। कुछ चीजें कंसेप्ट लेवल पे समझ के आगे बढ़ जाओ, जहाँ कैलकुलेशन और डेप्थ में कर लो, तो भी आपका DT कवर हो जाएगा। 100% DT तो कोई कवर नहीं कर पाएगा इसमें, ऐसा है। सेक्शन 40 में बोला है एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड, कौन से खर्चे करने पे भी PGBP इनकम के सामने आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसका सिंपल रीजन वही हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपने रूल्स का वायलेशन किया होगा, जिस वजह से वो डिसअलाउ करना है। पहला जो पॉइंट है उसमें बोला है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेएबल आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अपन ने कहीं सेक्शन 9 में पढ़े थे, रेसिडेंशियल स्टेटस में। इंटरेस्ट, टेक्निकल फीस, ठीक है, रॉयल्टी, वो अंदर के 3 पॉइंट सेम थे, खाली हेडिंग अलग था, वो वाला है। तो ये सारे खर्चे जब आप इंडिया के बाहर पे करते हो तो इसमें एक कंडीशन होती है TDS काटना, है ना, कॉमन पॉइंट। इंडिया के बाहर किसी को पेमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है भैया हमारा ध्यान रखना, हमारा TDS मत भूलना, आप हमारा TDS भूल गए हम आपका डिडक्शन भूल जाएंगे। गिव एंड टेक है, सीधी बात है। यहाँ पे वही पॉइंट है, TDS डिडक्ट कर लो तो पूरा खर्चा क्लेम करो, ठीक है। आप तो किसी को पे कर रहे हो, आपका तो कॉस्ट है ना, आपको अपना टैक्स बचाना है तो उसका टैक्स काटना मत भूलना, सिंपल कंडीशन है। वैसे भूल गए तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, बस ये स्टोरी है, और कुछ भी नहीं है। बाकी जो इसमें पॉइंट्स है थोड़े बहुत TDS में भी कवर होने वाले हैं, अपन ने TDS अभी पढ़ा नहीं है तो मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ जितना अभी समझ आएगा, इसलिए पूरा थियरी में नहीं जा रहा हूँ। तो अभी फिर सब थोड़ा मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएगा और आप PGBP से इधर उधर भटक जाओगे, वो नहीं करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोला है TDS नॉट डिडक्टेड ऑन सर्टेन पेमेंट्स। ये भी ऐसे ही है, कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो बिजनेस में होते हैं, अगर उसमें आपने TDS नहीं काटा, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि पूरा डिसअलाउंस नहीं होगा, पूरा खर्चा डिसअलाउ नहीं करेंगे। पिछले पॉइंट में कैसा था, आप डिडक्शन करना भूल गए, टोटल एक्सपेंस डिसअलाउड, आपका खर्चा 1 लाख रुपए हुआ था, 0 डिडक्शन। यहाँ पे ऐसा बोला है कि आपका खर्चा अगर 1 लाख हुआ था तो हम पूरा डिसअलाउ नहीं करेंगे, हम सिर्फ 30% डिसअलाउ करेंगे, तो बाकी का 70% आपको क्लेम करने को मिलेगा। अब ये जो एक्सपेंसेस की बात यहाँ पे हो रही है वो नाम तो आपको पढ़ के समझ आ जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, रॉयल्टी, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, सैलरी, डायरेक्टर्स फीस पेएबल टू अ रेसिडेंट, इंडिया में पे कर रहे हैं, इंडिया के बाहर नहीं। बट इसमें डिडक्शन कितना करना होता है TDS का, वो आपको TDS के चैप्टर में रेट्स पता चलेंगे, इसलिए मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ। ये सारा डिडक्शन 139 का रिटर्न भरने से पहले कर लेना होता है। डेडलाइन भी ध्यान रखना, 31 मार्च डेडलाइन नहीं है, नॉर्मली वही होती है ना, 31 मार्च तक जो ट्रांजेक्शन करना है कर लो। इन पॉइंट्स में TDS वाले पॉइंट्स में ऐसा है कि 31 मार्च नहीं, रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है 139 सबसेक्शन 1, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, ये दोनों में से जो भी डेट आप पे एप्लीकेबल है, जब आप रिटर्न भरते हो उससे एक दिन पहले भी अगर आपने TDS काट लिया
तो हमारा काम हो गया। सरकार चाहती है कि उनको टैक्स का पैसा मिले टीडीएस के फॉर्म में। तो अगर आपने एक दिन पहले भी अगर कंप्लायंस पूरा कर लिया ना, तो रिटर्न भरते टाइम क्लेम कर लेना। बट अगर उस दिन बाकी है तो क्लेम करने को नहीं मिलेगा, फिर जब टीडीएस काटोगे तब क्लेम करने आना अगले साल वैसा। तो यहाँ जो डेडलाइन है ना टू फॉलो द कंप्लायंस, वो 31 मार्च नहीं है, वो 139 सबसेक्शन 1 है। ये नोटवर्दी पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सम्स में ये पॉइंट काम आएगा। 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, ऑडिट वालों की अक्टूबर, नॉन ऑडिट वालों की जुलाई। ये रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में थी, वही डेट्स बता देता हूँ। आपने नॉर्मली कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो कब होता है? फाइनेंशियल ईयर में होता है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। इसी ड्यूरेशन में मैंने पेमेंट्स किए होंगे, इन्हीं ड्यूरेशन में मुझे टीडीएस काटना चाहिए था, मैं काटना भूल गया, 31 मार्च चली गई, टीडीएस नहीं काटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न तो असेसमेंट ईयर में ही फाइल करते हो। रिटर्न फाइल करने के लिए सेक्शन है 139 सबसेक्शन 1, उसमें आपकी जो डेट्स एप्लीकेबल होती है, किसी के लिए 31 जुलाई, किसी के लिए 31 अक्टूबर, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वालों के लिए 30 नवंबर, यही होती है ना। इन्होंने बोला कि अगर आप इस तारीख तक टीडीएस काटना भूल भी गए तो कोई टेंशन नहीं है, इन तारीखों के बीच में टीडीएस काट लेना रिटर्न फाइलिंग से पहले। आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है सपोज 31 जुलाई, 31 जुलाई से पहले भी अगर आपने टीडीएस काट लिया इन तारीख के बीच में, तो भी आप रिटर्न फाइल करते टाइम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, मना नहीं करेंगे। तो डेडलाइन 31 मार्च नहीं है, डेडलाइन रिटर्न फाइलिंग की डेट है, वो बता रहा हूँ। नॉर्मली कैसा होता है, डिडक्शन क्लेम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ये डेडलाइन है। कल 31 मार्च गई, जिन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स करने थे, म्यूचुअल फंड लेना था, एसआईपी लेनी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी थी, एफडी करानी थी, करा ली। आज कराने जाएंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, कट ऑफ डेट गई। लेकिन इस प्रोविजन के लिए कट ऑफ डेट ये है, 31 मार्च नहीं है, तो आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है। तो पहले डिडक्शन करना भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी कर लो, अप्रैल में कर लो, मई में कर लो, रिटर्न भरने से पहले कर लेना, बस इतना बताया हुआ। आपको पैराग्राफ पढ़ना है तो ऊपर पढ़ लो, प्रोवाइडेड दैट के साथ पढ़ लो, उसमें सेकंड प्रोविजन मत पढ़ना अभी, वो टीडीएस का पॉइंट है। सिर्फ फर्स्ट प्रोवाइडेड दैट पढ़ लो, 2 टिक मार्क पढ़ लो, तीसरा वाला छोड़ दो। पूरा समझाने भी नहीं जाऊंगा, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। तीसरा प्रोविजन मैं आपका टीडीएस के चैप्टर में कवर कर लूंगा, सेक्शन 201। नॉन ऑडिट वालों के लिए आरओआई वाला चैप्टर पढ़ा नहीं, नॉन ऑडिट पढ़ा करो घर जाके, रिटर्न ऑफ इनकम कुछ याद नहीं है। थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ऑडिट वालों के लिए, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में होते हैं, और 30 नवंबर वो वालों के लिए जिनके इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं। बोलो, क्लियर, कंडीशन समझ आई। नेक्स्ट, रेट और टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट्स। जो टैक्स पे करते हो उसका डिडक्शन थोड़ी मिलेगा, वो तो खुद अपने आप में प्रॉफिट्स पे हो रहा है, उसके बाद आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आता है। जो टैक्स पे किया फिर से उसको पीएनएल में डाल दिया, उसमें भी टैक्स बचा रहे, तो फिर लूप है ना, चलता रहेगा। वो कैसे होगा? तो बोले वो नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला, अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फीस एटसेट्रा बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। सरकारी कंपनी सरकार को कुछ अमाउंट्स पे कर रही है, उसका डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। इंटरनल ट्रांजैक्शन अपना क्या जाता है ना, अपन सरकारी कंपनी ना अपन सरकार है, अपना कोई लेना देना नहीं। स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी भी कंपनीज होती है। जैसे आपका गुजरात गवर्नमेंट है तो जीएसआरटीसी है, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, देखिए उनकी बसेस की हालत, अभी तो उन्होंने चेंज कर दिए। पहले तो जीएसआरटीसी की बस आपको दूर से दिख जाएगी, तो ये पूरी मिट्टी वाली होती है, पुरानी खटारा बस, वो एकदम होता है ना, वो पतरे का डब्बा होता है और पूरी धूल वाली, और वो रास्ते के बीच में चलाएगा 30 की स्पीड पे, हाईवे पे हॉर्न मार मार के परेशान हो जाओ, हटते ही नहीं है वो, पता नहीं कैसे चलाते हैं। अभी तो इन्होंने क्या वो इलेक्ट्रिक बसेज और ई बसेज सब लेके आ गए,
ऑरेंज वाली और ये सब, तो थोड़ा क्वालिटी बेटर हुई है। और जो सिटी बसेज है ब्लू वाली वो भी ठीक है, वो अच्छी कंडीशन है। बट इसके पहले जो बसेस चलती थी, जो गांव गांव में जाती थी, अगर वो बसेस की हालत आपने देखी हो तो बोले ये पक्का सरकारी है, मतलब वो एकदम जो सरकारी वाली जो इंप्रेशन होती है ना, वो उनकी पूरी मैच होती थी वैसा था। तो ऐसी कोई कॉर्पोरेशन हो तो दैट इज स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अब ये लोग एक दूसरे को अमाउंट्स पे कर रहे हैं, वो खर्चा डिसअलाउ किया हुआ है टू दैट अंडरटेकिंग, जिससे अपना कोई लेना देना नहीं वैसा। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी सेम पॉइंट, टीडीएस नहीं काटा होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट भी वही है, अगर आपने प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा और आगे जमा नहीं करवाया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। खुद का पोर्शन आपने जमा नहीं करवाया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में पेमेंट करो, डिडक्शन ले लो, सिंपल बात है। ये सब पॉइंट्स अपन ने बीच में डिस्कस किए थे, वही है। पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स, ये पॉइंट भी थोड़ा सैलरी और टीडीएस के हेड में आएगा, अभी आप छोड़ दो जाने तो चलेगा, बैक स्टोरी नहीं पता है इसीलिए। 40B अपन पढ़ चुके हैं, असेसमेंट ऑफ फर्म्स, पेमेंट टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन वाला सेम पॉइंट पूरा, वहां तो पूरा चैप्टर ही था, उसी में से टॉपिक लिया हुआ है, ये पूरा पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखो वो बुक प्रॉफिट वाला टॉपिक, ये सब कैलकुलेशन में आपको असेसमेंट ऑफ फर्म्स में गिनवा चुका हूँ, एग्जैक्टली वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है, रिपीट है। ठीक है, क्लियर हुई स्टोरी? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस विच आर रिस्ट्रिक्टेड, सिंपल पॉइंट्स, इंफॉर्मेटिव। सबसे पहला है सेक्शन 40 कैपिटल ए, उसका सबसेक्शन 2, पेमेंट टू रिलेटिव्स और एसोसिएट्स। ये आपको ना थोड़ा बहुत वो क्लबिंग वाली जो स्टोरी है ना, वो याद दिलाएगा वैसे। ठीक है, क्लबिंग वाली स्टोरी, क्लबिंग में अपन ने देखा था वो स्पाउस को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो क्लबिंग हो रही है, एग्जैक्टली वैसे ही है। इसमें ऐसा बोला है कि आपने अपने रिलेटिव को या किसी एसोसिएट को काम पे रख लिया, उसको सैलरी इनकम दे दी, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कर सकते हो। अब भाई मेरी कंपनी है, उसमें मेरे भाई को या मेरी वाइफ को या मेरे किसी रिलेटिव को मैंने जॉब दे दी है और उसको मैं सैलरी पे कर रहा हूँ ऑफिशियली, दैट इज ओके। कंडीशन सिर्फ यहाँ पे ये है कि भाई देखो, जो आप सैलरी उसको पे कर रहे हो लेजिटिमेट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए, सामने वाले की क्वालिफिकेशन और उसकी सैलरी मार्केट रेट से मैच करनी चाहिए। बाकी आप खर्चा दिखाओ, मना नहीं कर रहे, हम देखने भी नहीं आएंगे सच में काम करने आता भी है कि आप टैक्स सेविंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप वो खर्चा दिखा रहे हो तो जेन्यून होना चाहिए। फिर आप किसी को अकाउंटेंट की जॉब देके 2 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहे हो तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब बीकॉम एमकॉम क्वालिफाइड है, अकाउंटिंग का जॉब कर रहा है, तो अकाउंटेंट की जितनी मार्केट सैलरी होती है आप उतनी दो ना, फिर भले 50,000 चलती तो दिखाओ, मना नहीं कर रहे, बट अनरीजनेबल होगी ना तो ऊपर का एक्सेस अमाउंट हम डिसअलाउ कर देंगे। ये मेन स्टोरी है यहाँ पे, तो बड़ी सिंपल कंडीशन है, ज्यादा कुछ बोला नहीं है इसमें। ये टर्म यूज करते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस के बराबर, उतना फेयर प्राइस। नेक्स्ट पेज पे बताया है कि स्पेसिफाइड पर्सन या रिलेटिव में कौन कौन आता है। इंडिविजुअल के लिए उसके रिलेटिव या स्पेसिफाइड में कौन आएगा, कंपनी के लिए कौन आएगा, और बाकी एसएससीज के लिए कौन आएगा। टेबल पढ़ लो एक बार, क्योंकि फिर अगर सब में आया तो आपको रिलेट तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये सारे लोग स्पेसिफाइड पर्सन, एसोसिएट या रिलेटिव्स में आते हैं। अपन ने काफी जगह ऐसी सब चीजें पढ़ी है, तो आपको रिलेट तो हो जाएगी। नहीं समझ आता है तो पूछो। बोलो, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है, रिलेट हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट भी अपन ने इसी चैप्टर में और 4 जगह पढ़ लिया। कैश पेमेंट, 10,000 रुपए से ऊपर अगर आपने बिजनेस एक्सपेंस कैश में पे किया तो एडिशनल जो मतलब जो भी आप खर्चा कर रहे हो टोटली डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब सपोज आपने एसी खरीद लिया, 40,000 का एसी बिजनेस पर्पज के लिए खरीदा, ऑफिस में लगाया, पेमेंट कैश, पूरा 40,000 डिसअलाउ, क्योंकि 10,000 से ऊपर था तो आपको कैश में पेमेंट नहीं करना चाहिए था।
पेमेंट करने के और बहुत सारे मोड्स थे। अकाउंट पे ही चेक, क्रॉस चेक नहीं चलेगा, बैरर चेक नहीं चलेगा, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, बैंक ट्रांसफर, पेटीएम, गूगल पे सब चलेगा, यूपीआई सब चलेगा, लेकिन कैश या कैश इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए वैसे, बस ये रिस्ट्रिक्शन है। तो ये पॉइंट बता दिया। नीचे रूल में ये भी बताया कौन कौन से मोड से पे कर सकते हो। भीम ऐप यूज कर लो, भीम यूपीआई सब चलेगा, आधार पे, जो जो सरकार ने ऑप्शन दे रखे हैं सब ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस कैटेगरी है जहां पे लिमिट 10,000 के बदले 35,000 हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जो लोग होते हैं ना, गुड्स कैरेज, उसको बोलते हैं लीजिंग, हायरिंग, प्लाइंग, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरेज, ट्रांसपोर्ट बिजनेस। उसमें आप 10,000 के बदले 35,000 रुपए तक उनको कैश में पेमेंट कर दो, बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हो। क्योंकि क्या ट्रांसपोर्ट वाला आता है, पेमेंट लेके चला जाता है, अब उसको चेक दिया और कल को बाउंस हो गया तो वापस लेने नहीं आ पाएगा, तो कितनी बार वो लोग कैश ही मांगते हैं वैसे। और ट्रांसपोर्ट वालों के साथ ना सरकार ज्यादा पंगे नहीं लेती, कुछ बिजनेसेस को थोड़ा सा हाथ में रखना पड़ता है कि इनको नाराज नहीं करना है। ट्रांसपोर्ट वालों को नाराज करने का मतलब है कि वो चाबी लगा कर बैठ जाएंगे साइड पे, जहाँ ट्रक है हाईवे पे वहीं खड़ी हो जाएगी, फिर आप जो भी कर लो वहां से हटेंगे नहीं। तो पूरा ना वो सारा जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जब रुक जाता है तो सब्जी, गेहूं, आटा, शक्कर, ठीक है, फल फ्रूट सारे, और खाने पीने की चीजें, तेल के पैकेट, ये वो एफएमसीजी सब रुक जाता है। तो फिर पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस होती है ना, तो वो खतरनाक होती है, पब्लिक सरकार पे चिल्लाती है। तो ये लोग है ना बहुत इजीली सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत ईजी है, बंद करके बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, 4 दिन तक ट्रक नहीं चलेंगे। 4 दिन में फिर जो प्राइस राइज होता है, फिर जैसे खबर फैलती है ना कि ट्रकें नहीं चल रही, दुकानदार अरे सर सामान है ही नहीं, 100 की चीज का सीधा 150 हो जाता है, खरीदना है तो खरीदो। उसमें क्या पब्लिक लूट जाती है, दुकान वाले कमा लेते हैं, गालियां सरकार खाती है। तो बोलते हैं भाई इनको नाराज नहीं करना है, तुमको जो चाहिए ले जाओ। तो 10,000 के बदले 35,000 चलेगा, कोई बात नहीं, तुम लोग कैश में धंधा कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे काम भी डिफिकल्ट है ना, ट्रांसपोर्ट का काम बहुत टफ है। एक तो ट्रकों में इन्वेस्टमेंट करो, ऊपर से वो ड्राइवर लेबर के साथ जो है रोज का दिमाग खराब करो, वो अलग है। अब वो कहाँ ट्रक लेके निकला है, क्या कर दिया उसने, कभी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, फिर वो ट्रक छोड़ के भाग जाएगा, फिर आप अपना ट्रक बचाने जाओगे या उसको ढूंढोगे, क्या करोगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, वो रील हो रहा है, वो मालिक वो अरे मालिक वाला जो है वो सिचुएशन हो ही जाती है। और क्या है ना, ट्रक का एक्सीडेंट होता है ना, तो ट्रक पूरी खाली हो जाती है थोड़ी देर में, आजू बाजू गाँव की पब्लिक आ जाती है, सारा सामान लूट के ले जाती है। जैसे बहुत वीडियो है, मतलब ट्रक की सफाई तो जो फटाफट होती है, अभी तो कोई आया उसको रेस्क्यू करने, उससे पहले तो क्रेन में आने से पहले तो ट्रक पूरा खाली, तो क्या पब्लिक काम आसान कर देती, खाली ट्रक उठाना इजी पड़ता है, तो बोले हम पूरा साफ कर देंगे, टेंशन नहीं। उस दिन तो यहाँ गुजरात के हाईवे से कोई ट्रक जा रहा था, पूरा लीकर से भरा हुआ, गुजरात के लिए नहीं था लेकिन बाईपास हो रहा था, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो सारी बॉटल और बियर के कैन वैन सब रास्ते पे फैल गए, पब्लिक को मालूम पड़ी, पूरा गांव आ गया आजू बाजू से सारा। ये तो डिस्काउंट में क्या फ्री में मिल गई, वैसे प्रीमियम लगता है यहाँ, तो शॉर्टेज तो नहीं है लेकिन प्रीमियम लगता है, तो क्या उठा के सारा लेके चले गए, तो पूरा ट्रक खाली हो गया। तो ऐसे सामान चोरी हो जाता है, बहुत बार प्रॉब्लम है। सब्जियों का ट्रक एक बार पलट गया था, टमाटर थे, ये था वो था, तो सब भर भर के लेके चले गए। अब जो टमाटर बच गए वो लोगों ने चोरी कर लिए, जो खराब हो गए होंगे वो तो गए, वैसा है। तो ये सब चीजें रहती है, तो थोड़ा बिजनेस रिस्की है, इनको अलाउ किया वैसा। चलिए अब नेक्स्ट है, नीचे एक रूल है 6DD, दिस इज अ लिस्ट। इसमें ऐसा बोला है कि जो 10,000 की कैश वाली लिमिट है ना, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में एप्लीकेबल नहीं होती, जहाँ ऐसा होता है कि यार ये लिमिट लगाना ठीक नहीं है, तो बोला कोई बात नहीं, ज्यादा पेमेंट करना भी तो कर लो। तो ये जो आपको दे रखे हैं पॉइंट्स, अराउंड कुछ 10 पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम्पल्स है, समझ लो। अब इसमें से आप जितने याद रख सको, देखो आपके ऊपर है, ट्रांजैक्शन तो पढ़ के समझ में आ रहे हैं, लेकिन याद रह पाना वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अब कहीं थियरी में आ गया तो फिर दिक्कत हो सकती है, छोड़ के नहीं जा सकते। ट्रांजैक्शन पढ़ लो, बार बार पढ़ोगे ना तो 10 में से 6-8 तो याद हो ही जाएंगे, उतनी तो अपनी मेमोरी होती है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो पहले खुद का काम कर लेते हैं, आरबीआई को एसबीआई को पेमेंट करो तो क्या ही टेंशन है, करो जितना करना है, हमारे पास ही तो आ रहे हैं पैसे, सरकार के पास ही आ रहे हैं ना, उसमें इशू नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पे करो, ऐसे गांव में पेमेंट करो जब बैंकिंग फैसिलिटी है ही नहीं, और गांव में जाकर रिमोट एरिया में चेक देके आ गए, बोलते हैं मालिक यहाँ तो 100 किलोमीटर तक कोई बैंक ही नहीं है। बोला मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10,000 से ऊपर तेरे को कैश में दूंगा तो खर्चा नहीं मिलेगा, तो कैसे चलेगा। तो उनको मालूम है ना कि कहीं कहीं ये चीजें नहीं हो पाती है, तो बोला फिर अलाउ करेंगे। बुक एडजस्टमेंट, बुक एडजस्टमेंट में तो कैश एक्सचेंज ही नहीं हुआ ना, बुक ऑन पेपर एंट्री सेटल हो गई, उसमें कहाँ फिर कैश आया।
तो मेरा आपको कुछ पैसा देना बाकी है, आपका मेरे को पैसा देना बाकी है, आमने सामने सेट ऑफ कर लिया, तो वो तो कैश वैश कुछ आया ही नहीं ना, तो उसमें तो कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू बैंक्स, ये बैंक गारंटी होती है एक तरीके की, वैसा ग्रेचुटी और ये सब चीज़ों का कॉम्पनसेशन 50,000 रुपये तक कैश में चलता है। कल्टीवेटर्स फार्मिंग कैटेगरी, उनको पैसे दे दो कैश में, चलेगा। कोई टेम्पररी एम्प्लॉय रखा है आपने, उसको कुछ पैसे कैश में दे दो, चलेगा। बैंक बंद थी, स्ट्राइक थी, बैंक वालों की छुट्टी थी, तो पेमेंट करना अर्जेंट था, चलेगा। 15 दिन के लिए उसको कम से कम काम पे रखा होगा आपने, टेम्पररी। आपने एजेंट को पेमेंट किया, एजेंट ने आगे पेमेंट किया, ऐसा कुछ है तो भी चलेगा। 10 पॉइंट्स है, रूल है ये पूरा, वैसा। नेक्स्ट पेज पे कुछ इसके क्वेश्चंस बना के दे रखे हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना तो कर सकते हो। उसके बाद हो रही है पॉइंट पे बात रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी, सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 7। ठीक है, ग्रेचुटी वाले में ऐसा बोला है कि जब आप ग्रेचुटी का अमाउंट जो है एम्प्लॉय को पे करते हो, तो आपका बिजनेस एक्सपेंस से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये डिडक्शन जो है ना, वो पेमेंट के बेसिस पे होगा। आपने ग्रेचुटी का प्रोविजन बना रखा है, प्रोविजन का डिडक्शन नहीं, पेमेंट का डिडक्शन है, वैसा है। क्योंकि प्रोविजन के नाम पे तो फिर कुछ भी अमाउंट बन सकता है, वैसा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआई फंड जो होते हैं ना, वो सरकारी फंड होते हैं, वो पैसा आप सरकार को दे देते हो, अपने पास नहीं रखते। ग्रेचुटी फंड कितनी बार क्या प्राइवेट एम्प्लॉयर खुद मेंटेन करता है, तो उसका डिडक्शन उसको तब मिलता है जब उसमें से एक्चुअली में किसी को पेमेंट करता है। सिर्फ प्रोविडेंट फंड मतलब सिर्फ प्रोविजन बना के रखने का डिडक्शन नहीं मिलता, वैसा तो वो कंडीशन आ जाती है। इतनी ही स्टोरी है उसमें, कुछ है नहीं, शॉर्ट स्टोरी इतनी है। फिर लास्ट पॉइंट में भी ऐसे ही है, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स टू नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स। प्रोविडेंट फंड में बात हुई थी, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो जो प्रोविडेंट फंड को सरकारी रिकग्निशन नहीं है, उसको अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ सरकारी रिकग्नाइज फंड में अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको उसका डिडक्शन क्लेम करने को मिलता है। तो नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स में कंट्रीब्यूट करने का फायदा एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी फंड हो। तो ये सब उतने बेसिक लेवल पे रखोगे पॉइंट्स तो इनफ है। ठीक, 43B वैसे बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, थोड़ा इसको पीछे तो एक्सप्लेनेशन खींच दिया है एक ही पेज का सेक्शन। एमएसएमई वाला पॉइंट भी डाल दिया इसमें, बट ठीक है, एक बार थोड़ा डिटेल में है तो डिस्कस कर ही लेंगे, बट आई थिंक अभी नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ले लेगा। 41 सेक्शन भी टाइम ले लेगा। किसमें? वही तो लिखा है, रिकग्नाइज वाले को दोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा, वो एक्सेप्शन थोड़ी हुआ, वो तो बेसिक बात होगी। उन्होंने बोला नॉन स्टैट्यूटरी वाले को दोगे तो नहीं मिलेगा, बट स्टैट्यूटरी या रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करोगे तो क्लेम कर लेना। सिंपल, दोनों बातें लिख दी। बोलो, पॉइंट समझ आएगा, क्लियर हो? बस इतना रखो, बाकी 43B से फिर कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छे खासे सेक्शन अपने कवर हो ही गए। कल आई थिंक मेजॉरिटी सेक्शंस आपके हो जाएंगे, शायद ऑलमोस्ट कवर हो भी जाए। ये 1.5-2 घंटे का स्लॉट मिलेगा ना, तो कल सारे सेक्शंस कंप्लीट करा देंगे। फिर सम्स पे जाएंगे, तो इसके सम्स कराने में थोड़ा टाइम लगता है। पीजीबीपी उस हिसाब से नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं। सम्स कराऊंगा तो सम्स में भी क्योंकि अपना टाइम है तो 1 या 2 दिन और लगेगा, तो मैक्सिमम 3 दिन में आपका चैप्टर जो है सम्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा वैसे।